हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि CSS के इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे। हम CSS के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उसके आंसर्स हम कैसे देंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज CSS एंड टाइप्स ऑफ CSS, कि CSS क्या है और उसके क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले CSS क्या है। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका यूज किया जाता है HTML एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए और हम HTML एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं CSS का यूज कर। एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक आपको प्रैक्टिकली। जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में क्या है, ये जो कंटेंट है ये तो हम ठीक है HTML से डाल देंगे, लेकिन इसको अरेंज करना, एक पर्टिकुलर बॉक्स में रखना, इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना, इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, या फिर ये सर्कल बनाना, ये जो भी आपको स्टाइलिंग का काम है ये हम करते हैं CSS से। तो ये हो गया आपका CSS क्या है और उसका यूज क्या है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ CSS। इस CSS के टाइप्स क्या है। तो CSS के 3 टाइप है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। सबसे पहले इनलाइन CSS। इनलाइन CSS से आप एक बार में एक एलिमेंट स्टाइल कर सकते हो। मतलब इनलाइन CSS से आप एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टाइल कर सकते हो और इसको HTML टैग के एट्रीब्यूट में लिखा जाता है, HTML टैग के अंदर लिखा जाता है एज एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल जैसे यहाँ दे रखा है, देखो, पैराग्राफ स्टाइल कलर रेड। इनलाइन CSS जो है रीयूजेबल नहीं होती, आप इसका रीयूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है जिससे हमारा टाइम बच जाए। जैसे देखो, मैंने 2 पैराग्राफ बनाए। पहले पैराग्राफ में मैंने लिखा है स्टाइल कलर रेड और दूसरा पैराग्राफ मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो देखते हैं, ये देखो इनलाइन से क्या हुआ, पहला पैराग्राफ जो है रेड हो गया। लेकिन अगर मेरे को दूसरा पैराग्राफ रेड करना हो या फिर ऐसे मेरे वेबसाइट में या मेरे पेज में 10 पैराग्राफ है उनको रेड करना हो, तो इसमें दिक्कत क्या है कि सेम कोड मेरे को बार बार रिपीट करना होगा। तो इनलाइन जो है वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है, मतलब रीयूजेबल नहीं है, हमें ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा इनलाइन में। लेकिन फिर बात आती है कि भाई जब इनलाइन CSS एग्जिस्ट करती है और उसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो कहीं तो यूज होती होगी। इनलाइन CSS का जो यूज है वो हम करते हैं जनरली ईमेल मार्केटिंग के लिए, जो टेम्पलेट बनाते हैं वहां यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा डिजाइन जो प्रिंट निकलना है वहां यूज कर सकते हैं। मतलब जहां आपको ये फिक्स हो ना कि इतना सा ही डिजाइन बनाना है, तो वहां पे आप इनलाइन CSS यूज कर सकते हो। वेबसाइट बनाने के लिए ये यूज नहीं किया जाता, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं इसका। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इन शॉर्ट एक बार दोबारा बता देता हूँ, इनलाइन CSS एक बार में एक एलिमेंट को स्टाइल करता है और इसको HTML टैग के अंदर लिखा जाता है एज अ एट्रीब्यूट। अब आते हैं हम इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो है एक बार में मल्टीपल एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। एलिमेंट का मतलब आप समझना टैग, एलिमेंट का मतलब है टैग। तो मल्टीपल एलिमेंट को एक बार में स्टाइल कर सकता है, लेकिन इसकी लिमिट है सिंगल पेज, एक ही पेज में कर सकता है। अगर आपको दूसरे पेज में करना है तो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इसकी भी लिमिट हो गई कि भाई सिंगल पेज में आप मल्टीपल एलिमेंट स्टाइल कर सकते हो।
अब इंटरनल CSS यूज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर क्या है? CSS सेलेक्टर से हम ये जानते हैं कि HTML एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, तरीका जानते हैं। तो नंबर ऑफ सेलेक्टर्स होते हैं, जैसे इसमें यूज कर रखा है हमने एलिमेंट सेलेक्टर एग्जांपल में। एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब होता है कि आप एलिमेंट का नाम लिख दो, वो एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा। इंटरनल CSS जो है हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी कोड कर रखा है, यहाँ देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने क्या करा कि 2 पैराग्राफ बनाए, ठीक है। हेड के अंदर हमने रख लिया स्टाइल टैग और यहाँ मैंने लिखा P कलर रेड। इससे क्या होगा, अब मेरे बॉडी में 2 पैराग्राफ हो चाहे 10 पैराग्राफ हो, ये सबको स्टाइल कर देगा। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आपको, ये देखो दोनों पैराग्राफ रेड हो गए। तो ये क्या है, इनलाइन से अच्छा है। इनलाइन में अगर मेरे को दोनों पैराग्राफ को रेड करना होता तो मैं 2 बार लिखता, लेकिन इंटरनल में सिंगल लाइन कोड से हो गया। अगर मैं इसको रिपीट भी करूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सारे पैराग्राफ रेड है। तो ये है इंटरनल CSS। इसका यूज भी हम सिंगल पेज वेबसाइट बनाने में करते हैं, मल्टीपल पेज वेबसाइट के लिए यूजफुल नहीं है। अब सिंगल पेज वेबसाइट में जैसे कि लैंडिंग पेज, जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ज्यादातर हम बनाते हैं गूगल ऐड के लिए, लैंडिंग पेज बनाने में इसका यूज हम कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने बताया न्यूज़लेटर या फिर जो डिजाइन प्रिंट निकल रहा है, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वेबसाइट के केस में इसका कम यूज करते हैं हम, क्योंकि ये भी रीयूजेबल नहीं है, इसमें भी बार बार लिखना पड़ेगा हमें। अब लास्ट है हमारा एक्सटर्नल CSS, जो कि वेबसाइट बनाने में यूज किया जाता है। एक्सटर्नल CSS से क्या है, आप मल्टीपल एलिमेंट स्टाइल कर सकते हैं और मल्टीपल पेजेस में कर सकते हैं। तो ये काफी रीयूजेबल होता है, जिससे क्या होता है, हमारा कोड बच जाता है, हमें कम कोड लिखना होता है, टाइम बच जाता है हमारा। एक्सटर्नल CSS यूज कैसे करते हैं? एक्सटर्नल CSS यूज करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है। देखो मैंने एक फाइल बनाई HTML की external1, जिसमें मैंने 2 पैराग्राफ रखे। उसके बाद मैंने एक फाइल बनाई external2, यहाँ पे भी 2 पैराग्राफ रखे। मतलब 2 पेज बनाए मैंने HTML के सेम कंटेंट के साथ। अब मैं चाहता हूं इनको स्टाइल करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल लेनी है। जैसे मैंने ऑलरेडी ले रखी है, CSS फाइल बना रखी है। आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल लेनी है, style.css के नाम से उसको सेव कर लेना है। style.css लिख सकते हो या फिर जो भी आपको नाम देना हो। स्टाइल जो है वो कॉमन नेम है, इसलिए style.css लिख सकते हो। यहाँ पे जाके आप कोड लिख सकते हो। जैसे मेरे को पैराग्राफ को रेड करना है, तो यहाँ बहुत सारी CSS लिखी है, आप इसको इग्नोर करो। मैंने एग्जांपल सबको हटा दिया है, लिखा मैंने पैराग्राफ कलर रेड, ठीक है। अब मैं इस CSS फाइल को यूज करना चाहता हूँ external1 और external2 पे, तो उसके लिए आपको फाइल को लिंक कराना पड़ेगा। CSS फाइल को लिंक कराने का कोड है लिंक rel स्टाइल सी। href के अंदर आपको पाथ देना है कि आपकी CSS फाइल कहाँ पे रखी हुई है। जैसे कि मैंने CSS फोल्डर में रखा है style.css के नाम से, तो आपको अपना पाथ देना है जहां पे भी आपने CSS फाइल रखी हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट, तो ये पाथ आप सही से चेक करके रखना। आउटपुट चेक कर लेते हैं। एक्सटर्नल वन है, यहाँ आप देख सकते हो दोनों पैराग्राफ रेड हो गए। external2, ये देखो
दोनों पेजेस के पैराग्राफ रेड हो गए सिंगल लाइन ऑफ कोड, तो ये ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा रीयूजेबल है ये एज कंपेयर टू इनलाइन और इंटरनल। इसमें क्या है, कंट्रोल यू करता हूं मैं। यहाँ पे देखो, अगर आप जैसे फाइल का लिंक लगा रहे हो और वर्क नहीं कर रही आपकी फाइल, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि आपकी फाइल ओपन हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो प्रॉपरली लिंक है, तो मिस्टेक कहाँ होगी, इस वाले वर्ड में हो सकती है कि हो सकता है आपने ये ऐसे स्पेस दे दिया हो, क्योंकि ये क्या है, ये प्री डिफाइंड वर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है स्टाइल शीट, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर फाइल ओपन नहीं हो रही है तो आपका पाथ गलत है। तो जब भी आप एक्सटर्नल सीएसएस लगाओ और अगर वो वर्क ना करे तो आप अपना पाथ कंट्रोल यू से चेक कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सीएसएस, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड नंबर हमारा, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर से ही ले रखा है। विच सीएसएस टाइप शुड बी यूज्ड टू डिजाइन अ वेबसाइट, कि कौन सी सीएसएस टाइप हमें चूज करनी चाहिए वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। डेफिनेटली एक्सटर्नल सीएसएस हमें यूज करना चाहिए वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स और मल्टीपल पेजेस में आसानी से स्टाइलिंग कर पाते हैं हम, इससे हमारा टाइम बचता है, लाइन ऑफ कोड बचता है। अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में पूछा गया है कि 5 सीएसएस सेलेक्टर बताओ जो बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं। सही बात है, पता होना चाहिए, क्योंकि सीएसएस सेलेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यही नहीं पता होगा तो हम एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करेंगे और स्टाइल कैसे करेंगे। नहीं पता होगा तो हम हो सकता है ज्यादा कोड लिखते हैं। तो देखते हैं, देखो इसमें सबसे पहला है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को जो है डॉट से डिनोट किया जाता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये सारे एग्जाम्पल, एक फाइल बना लेते हैं, करके देख लेते हैं। इसी का कोड ले लेते हैं लिंक करने के लिए, ताकि हमारा टाइम बच जाए थोड़ा सा। नाम बदल देते, एक न्यू फाइल बनाएंगे हम, main.css। इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया selector.html। ठीक है, एक न्यू फाइल ले लेते हैं। अब देखो क्लास सेलेक्टर, मैंने क्या करा, एक पैराग्राफ बनाया है यहाँ पर। यहाँ पे आपको लिखना है क्लास। ये क्लास आप किसी पे भी लगा सकते हो, पैराग्राफ, हेडिंग, किसी भी एलिमेंट पे। मैंने लिखा पैरा। सीएसएस मैंने लिखा डॉट पैरा। क्लास सेलेक्टर को, क्लास को आप डॉट से डिनोट करते हो, डॉट क्लास का नाम। क्लास में ध्यान ये रखना है आपको, ऐसे आप स्पेस नहीं दे सकते। अगर आप स्पेस देते हो तो ये दोनों अलग अलग क्लास मानी जाएगी, ये अलग क्लास और ये अलग क्लास। तो अगर आपका वर्ड ज्यादा बड़ा, आप क्लास का नाम कोई ज्यादा बड़ा देना चाहते हो तो आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हो। अगर आपको क्लास का नाम एक वर्ड से ज्यादा का देना है तो आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हो, आपको स्पेस नहीं देना। तो मैंने लिख दिया पैरा, और यहाँ लिख दिया मैंने कलर रेड। सेव कर लेते हैं इसको भी। इसको मैंने सेव कर दिया main.css के नाम से। ठीक है, चेक कर लेते हैं आउटपुट।
सेलेक्टर। देखो रेड हो गया, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर हम इस तरीके से यूज करते हैं। सेकंड है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए क्लास सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर में। मैंने लिखा यहाँ पे QLLI बना लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सारी लिस्ट को स्टाइल करना है एक ही बार। मैंने लिखा LI कलर, चेक करते हैं आउटपुट। तो देखो डिफरेंस क्या है एलिमेंट सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में। क्लास सिलेक्टर से आप पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, जिसको आप चाहते हो वहां पे आप क्लास लगा दो। लेकिन एलिमेंट सिलेक्टर में ऐसा नहीं है। एलिमेंट सिलेक्टर वो सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा जिसका आपने नाम लिखा है। आपने लिखा LI, तो इस पेज पे जितनी LI है वो सारी सिलेक्ट होंगी। अगर आपको पर्टिकुलर का करना है, किसी पर्टिकुलर UL का, तो वहां पे आपको यूज करना है क्लास। तो ये डिफरेंस हो गया एलिमेंट सिलेक्टर और क्लास में। क्लास सिलेक्टर पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जिसको आप चाहते हो। एलिमेंट सिलेक्टर सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है जिसका आपने नाम दिया। थर्ड सिलेक्टर, थर्ड है हमारा ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर का मतलब है आप एक से ज्यादा एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हो। ग्रुप सिलेक्टर से आप, जैसे नाम ही पता लग रहा है ग्रुप, जब एक से ज्यादा एलिमेंट पे आपको सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो वहां पे आप ग्रुप सेलेक्टर यूज कर सकते हो। ग्रुप सेलेक्टर कैसे यूज करेंगे दिखाता हूं आपको मैं। मैंने क्या करा, एक बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स में मैंने क्या करा, हेडिंग रख दी एक। पैराग्राफ रख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, फिर आपको ग्रुप सेलेक्टर दिखाता हूं। मैंने बॉक्स बना लिया एक। ये बॉक्स बन गया और एक कंटेंट आ गया। अब देखो मैं चाहता हूं कि इन दोनों कंटेंट को मुझे सेंटर अलाइन करना है। इन दोनों कंटेंट को मुझे सेंटर अलाइन करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इसी में ग्रुप सेलेक्टर के साथ साथ जो है हमारा यूज हो जाएगा डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो पहले डिसेंडेंट सेलेक्टर बता देता हूं मैं, फिर ग्रुप सेलेक्टर इसके साथ ही कवर हो जाएगा। डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है पेरेंट के बिहाफ पर चाइल्ड को सेलेक्ट करना। डिसेंडेंट सेलेक्टर चाइल्ड एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है। कैसे, जैसे देखो मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स के अंदर H5 और पैराग्राफ को मुझे सेलेक्ट करना है। मैंने लिखा बॉक्स H5, ये हो गया डिसेंडेंट सेलेक्टर। आप इसे बता रहे हो कि बॉक्स के अंदर जो H5 लिखा उसको सेलेक्ट करो। अब इसी के साथ देखो ग्रुप सेलेक्टर, कोमा लगा दिया मैंने और लिख दिया मैंने बॉक्स पैराग्राफ। अब ये हो गया ग्रुप सेलेक्टर। क्यों, क्योंकि कोमा लगा दिया, हम इसे बता रहे हैं एक साथ दो एलिमेंट सेलेक्ट करो, ये भी करो ये भी करो। तो ये दोनों सेलेक्टर एक साथ कवर हो गए हमारे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ऑल सेलेक्टर। ऑल सेलेक्टर जो है यूज करते हैं हम इससे,
स्टार से, स्टार को बोलते हैं ऑल सेलेक्टर या फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर भी बोला जाता है इसे। ये क्या करता है, आपके HTML के सारे एलिमेंट्स को एक बार में सेलेक्ट कर लेता है। इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, देखो अब थोड़ा सा स्पेस आ रहा है बॉक्स में, डिव में थोड़ा सा स्पेस है लेफ्ट साइड से, तो इसका यूज जनरली इस तरीके से किया जाता है, मार्जिन 0, पैडिंग 0। देखो अब हट गया स्पेस, देखो एकदम कॉर्नर में आ गया। तो ये है ऑल सेलेक्टर। तो ये 5 सेलेक्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं, ये तो आपको किसी भी हाल में पता होने चाहिए। इसके अलावा और भी नंबर ऑफ सेलेक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर ये 5 सेलेक्टर्स भी आप अच्छे से जानते हो तो आप आराम से काम कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। 4th नंबर, व्हाट इज reset.css फाइल। रीसेट फाइल जैसे अभी अभी हमने देखा था, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा देते हैं हम, कमेंट कर दिया मैंने। तो यहाँ क्या होता है, स्पेस आ रहा था। अब होता क्या है, ब्राउजर जो है कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ले लेता है अपने आप, उसकी कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिंग ले लेगा, लाइन हाइट, ये सब ले लेता है अपने आप। अब मैं चाहता हूं कि कुछ भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो मेरे वेब पेज पे, तो उसको रीसेट करने के लिए हम यूज करते हैं रीसेट CSS फाइल, क्योंकि अब याद तो नहीं रख सकते ना कौन कौन सी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ब्राउजर ले रहा है, उसको याद करना मतलब मेहनत करने वाली बात है। तो हमें मेहनत नहीं करनी, हमें स्मार्ट वर्क करना है जिसमें हमारा टाइम कम लगे और काम भी हो जाए। तो रीसेट CSS फाइल जो है एक ऐसी फाइल है जहां पे वो सारा कोड लिखा हुआ है, जिससे ब्राउजर की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज रीसेट हो जाएंगी, हट जाएंगी। ये रीसेट CSS फाइल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको लिखना है रीसेट CSS। यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ये कोड कॉपी करना है और अपने CSS फाइल में सबसे टॉप पे पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैंने पेस्ट कर दिया और मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, देखो स्पेस हट गया। तो ये होता है रीसेट CSS फाइल। रीसेट CSS फाइल का यूज किया जाता है ब्राउजर की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को हटाने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CSS बॉक्स मॉडल वर्सेस बॉक्स साइजिंग, सही है। देखो क्या है ये, इसका पहले आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं आएगा समझ में। इसे रीसेट CSS को हटा देते हैं, इसी एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे बॉक्स है, मैं चाहता हूँ इस बॉक्स में मुझे अंदर से स्पेस चाहिए, पैडिंग चाहिए। तो मैंने क्या करा, पैडिंग 50 पिक्सल दे दिया कि भाई 50 पिक्सल का स्पेस चाहिए अंदर से। तो देखो स्पेस तो आ गया, लेकिन बॉक्स का साइज इंक्रीज हो गया। अब जाहिर सी बात है, बॉक्स के अंदर अगर हम स्पेस क्रिएट करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, बॉक्स का साइज इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम पैडिंग यूज करते हैं, बॉर्डर यूज करते हैं, तो ये बॉक्स के साइज पे इंपैक्ट देता है, मतलब वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो उसी को हैंडल करने के लिए दो प्रॉपर्टी हैं CSS के पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी है CSS बॉक्स मॉडल। ये जो CSS बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट है, ये CSS2 में था, पहले यूज किया जाता था इसे। इसका कहना यह है कि जितनी पैडिंग आपने यूज करी या फिर बॉर्डर आपने यूज किया, वो क्या करो, माइनस कर दो अपनी विड्थ और हाइट में से। एग्जाम्पल, मैंने क्या करा, पैडिंग 50 पिक्सल यूज करी चारों तरफ से, यानी कि 100 पिक्सल विड्थ इंक्रीज होगी, 100 पिक्सल हाइट। तो इसका कहना है कि भाई आप मैनुअली जाके 200 कर दो इसे, तो ये ठीक हो जाएगा। देखो दिखाता हूं, ये देखो। लेकिन ये टास्क ऐसे बार बार माइनस प्लस करना, ये बड़ा ही मेहनत वाला काम है। मैं चाहता हूं ऐसा नहीं करना पड़े मेरे को।
तो फिर सॉल्यूशन आया CSS3 में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसका कहना है जी आप जाके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख दो, वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर देगा साइज। जैसे कि अगर मैं यहां लिख दूं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो इससे क्या ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके माइनस कर देगा, आपको कुछ नहीं करना, देखो ऑटोमेटिकली हो गया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं ये मेरे को बार बार ना करना पड़े, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार जाके लिखूं हर बॉक्स में। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को क्या करना है, कट करके यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर लिख देना है। यहाँ पे आपको लिख देना है, इससे क्या होगा, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। जितने जहां जहां भी आप पैडिंग यूज करोगे वहां पे आपको मैन्युअली माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया CSS बॉक्स मॉडल बॉक्स साइजिंग। बॉक्स मॉडल में मैन्युअली हम पैडिंग को मैनेज करते थे और बॉक्स साइजिंग में ऑटोमेटिकली हो जाता है। 6th नंबर, हाउ टू यूज ऑफलाइन फॉन्ट इन CSS। ठीक है, देखते हैं कि भाई ऑफलाइन फॉन्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं मैंने। सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉन्ट डाउनलोड करना है। तो आप गूगल फॉन्ट, द फॉन्ट या किसी भी वेबसाइट से जाकर फॉन्ट डाउनलोड कर लो। उसके बाद क्या करो, जहां पे आपका प्रोजेक्ट है वहां पे एक डायरेक्टरी बना लो फॉन्ट्स के नाम से, और वहां पे अपना फॉन्ट रख दो। उसके बाद हम कोड लिखेंगे। तो ऑलरेडी मैंने ऐसा किया हुआ, देखो फॉन्ट्स, इसके अंदर एक फॉन्ट रख रखा है मैंने, डांसिंग स्क्रिप्ट, जो कि डाउनलोड किया था मैंने गूगल से, और मैंने इसे अप्लाई कर रखा है फॉन्ट्स में। तो देखो कैसे कर रखा है, आपको लिखना है इस तरीके से, @फॉन्ट फेस फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में आपको जो नाम देना चाहते हो वो नाम दे दो। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डांसिंग स्क्रिप्ट। src URL, यहाँ पे आपको अपना पाथ मेंशन करना है फॉन्ट का, कि आपने अपनी फॉन्ट की फाइल कहाँ रखी है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि फॉन्ट्स डायरेक्टरी के अंदर ये फॉन्ट रखा हुआ है। अब इसको यूज करना है तो मैंने लिख दिया H1 फॉन्ट फैमिली डांसिंग स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से मैंने इसको यूज कर लिया। अगर इसका हम आउटपुट देखें तो देखो, तो ऐसे आप ऑफलाइन फॉन्ट यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CSS3 के फीचर्स बताओ। सही बात है भाई, आपसे पूछा जाएगा कि आपको CSS3 आती है, आप बोलते हो हाँ, तो आपसे पूछेंगे कि CSS3 के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो CSS3 को पॉपुलर बनाते हैं, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो आपको बताना होगा मेन फीचर्स। तो इसमें देखो सबसे पहला फीचर मैंने लिखा है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने देखा था। दूसरा फीचर है CSS वेरिएबल। CSS वेरिएबल ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। तीसरा फीचर है फ्लैक्स। फ्लैक्स का यूज हम करते हैं अलाइनमेंट के लिए, इसको भी डिटेल में देखेंगे। चौथा फीचर है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का यूज किया जाता है बटन या किसी भी बॉक्स के कॉर्नर को राउंड करने के लिए या फिर सर्कल बनाने के लिए। फिफ्थ नंबर है ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट का यूज किया जाता है इमेज को मैनेज करने के लिए, कि इमेज को कैसा दिखाना, इमेज स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। ग्रिड का यूज किया जाता है बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए, ग्रिड बनाने के लिए। मास्किंग का यूज किया जाता है एक ब्लैंक इमेज के अंदर एक सॉलिड इमेज को फिल करना। ये फोटोशॉप से लिया गया है टॉपिक। एनिमेशंस हम यूज करते हैं किसी चीज को एनिमेट करने के लिए। एग्जांपल यहाँ देखो ये एनिमेट हो रहा है बटन, तो ये हो गया एनिमेशन। ट्रांजिशन
ट्रांजिशन का यूज किया जाता है होवर इफेक्ट को स्मूथ करने के लिए, कि मेरा जो होवर है वो स्मूथली वर्क करे, थोड़ा स्लोली चले। कैल्सी एक मेथड है जिसका यूज हम करते हैं कुछ कैलकुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल, कोई कहता है कि 100% विड्थ में से 100 पिक्सल माइनस कर देना, तो कैल्सी हम वहां भी यूज कर सकते हैं, ये अपने आप कैलकुलेट करके माइनस कर देगा। काउंटर्स का यूज हम करते हैं, जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट पढ़ा। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, 1 2 3 आता है। अब मैं चाहता हूं कोई पैराग्राफ या हेडिंग है, उससे पहले मेरे नंबर आने चाहिए। या तो आप मैनुअली लिख दो, लेकिन मैनुअली लिखना बेकार है, तो काउंटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। काउंटर्स का यूज आप पैराग्राफ, हेडिंग या किसी भी एलिमेंट से पहले अगर आपको नंबर्स दिखाने हैं 1 2 3, तो आप काउंटर्स का यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट्स, ये कम यूज होता है फीचर, लेकिन ठीक है। ग्रेडियंट्स का मतलब होता है मल्टीपल कलर्स। तो ये कुछ फीचर्स मैंने लिखे, हालांकि बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ कॉमन लिख दिए जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा जो है 2D ट्रांसफॉर्म, 3D ट्रांसफॉर्म, ये सब भी CSS के फीचर्स हैं, CSS 3 के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और काफी यूजफुल भी है, इससे हमारा काम काफी इजी हो जाता है। फ्लैग्स को आप कह सकते हो एडवांस वर्जन फ्लोट का। फ्लोट में क्या है, हम एलिमेंट को हॉरिजेंटली अलाइन कर पाते हैं, मतलब फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट कर पाते हैं। लेकिन फ्लैग्स जो है, फ्लैग्स से आप हॉरिजेंटली भी अलाइन कर सकते हो और वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो अभी दिखाऊंगा, एक मैंने फाइल बना रखी है, लेकिन उससे पहले थियोरेटिकली देख ले। देखो, हॉरिजेंटली अगर आपको अलाइन करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। इसकी कुछ अपनी वैल्यूज हैं। फ्लैक्स स्टार्ट मतलब लेफ्ट अलाइन, फ्लैक्स एंड राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। ये सारे स्मॉल में लिखने हैं। यहाँ पे मैंने टाइप किया तो पहला लेटर कैपिटल लिख दिया मैंने, लेकिन आप जब यूज करोगे स्मॉल में यूज करना है। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, जो बीच के बॉक्सेस है उनमें स्पेस आएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले में स्पेस नहीं आएगा। स्पेस अराउंड, सारे बॉक्सेस में राइट और लेफ्ट से इक्वल स्पेस आना। ये हो गया जस्टिफाई कंटेंट। फ्लैक्स में ये चीज ध्यान रखनी है, फ्लैक्स जो है हमेशा पेरेंट एलिमेंट पे अप्लाई होता है, उस पे अप्लाई नहीं होता जिसको आपको अलाइन करना, उस पे अप्लाई होगा कि जिसको आपको अलाइन करना वो है किसके अंदर। वर्टिकली अगर आपको अलाइन करना है तो यूज करना है अलाइन आइटम्स। प्रॉपर्टीज सेम है, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, सेंटर। दिखाता हूं आपको मैं, ये जैसे मैंने बना रखी है फाइल फ्लैक्स। देखो, इसमें मेरे बॉक्सेस अरेंज है एकदम, टॉप और बॉटम से भी, लेफ्ट और राइट से भी। कैसे है देख लेते हैं। ये देखो, कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं, बॉक्स 1 और फिर डिव मेन। तो मेन के अंदर देखो मैंने लिखा है डिस्प्ले फ्लैक्स, क्योंकि मेरे को बॉक्स 1 को अलाइन करना है। फिर मैंने लिखा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। थर्ड नंबर लिखा मैंने फ्लैक्स रैप। ये जरूरी है लिखना, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके बॉक्सेस नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे। तो इसलिए फिर मैंने लिखा फ्लैक्स रैप, अलाइन आइटम सेंटर। तो इससे क्या हो गया कि मेरे बॉक्सेस देखो हॉरिजेंटली भी अलाइन है और वर्टिकली भी अलाइन है, परफेक्ट एकदम। और ये रिस्पॉन्सिव भी होता है, आप किसी भी डिवाइस पे जाके देखोगे तो आपके बॉक्सेस बिगड़ेंगे नहीं, ये इसका अच्छा एडवांटेज है। तो ये हो गया फ्लैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूडो एलिमेंट्स इन CSS। ये भी काफी यूजफुल है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। सूडो एलिमेंट्स के अंदर कहने को तो 4 प्रॉपर्टी है, लेकिन 2 ज्यादा यूज होती है इसमें।
सूडो एलिमेंट की सबसे अच्छी पहचान है कि इससे पहले डबल सेमीकोलन लगे होंगे, डबल कॉलन यूज होंगे, ये सूडो एलिमेंट की पहचान है। इसमें सबसे पहला है बिफोर। बिफोर का यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट से पहले कुछ अगर आपको ऐड करना है। उसके बाद है आफ्टर, किसी भी एलिमेंट के बाद में आपको कुछ करना है। सिलेक्शन और फर्स्ट लेटर, ये कम यूज होते हैं। सिलेक्शन का मतलब है आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया तो उसका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है उसका कलर चेंज कर सकते हो सिलेक्शन के टाइम पे। फर्स्ट लेटर, ये आपके पैराग्राफ और कंटेंट में से फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करेगा। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह में आप देखोगे कहीं कहीं पे पहला लेटर काफी बड़ा लिखा होता है, तो उस केस में इसका यूज किया जा सकता है। बिफोर और आफ्टर का दिखाता हूं मैं आपको यूज। इसी में कर रखा होगा मैंने शायद, हाँ देखो यहाँ कर रखा है। देखो मैंने कर रखा है कि भाई LI बिफोर, LI से पहले क्या करो, ये यूनिकोड लगा रखा है मैंने फॉन्ट ऑसम का, दिखाता हूँ क्या है ये। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी LI से पहले आइकन लग जाए। अगर मैं एक एक करके लगाता तो मेरे को बार बार यहाँ कोड लिखना पड़ता, तो मैंने सूडो एलिमेंट का यूज करके एक ही बार में लगा दिया। मैंने लिख दिया बिफोर, कंटेंट में आइकन का कोड डाल दिया, फॉन्ट फैमिली बता दी फॉन्ट ऑसम। तो इससे क्या है, मेरा कोड बच गया। HTML में लिखता तो मेरे को इतने बार लिखना पड़ता, और अगर दूसरी बार UL बनाता तो फिर दोबारा लिखना पड़ता। लेकिन CSS में ऐसा नहीं है, मैंने वन टाइम डिफाइन कर दिया LI से पहले, तो LI से पहले आइकन्स मेरे ऐड हो जाएंगे। तो ये अच्छा है, काफी यूज होता है, इससे हमारा कोड बचता है। ऐसी आफ्टर है, अगर आप इसको आफ्टर लिख दोगे तो ये बाद में हो जाएगा। देखो, तो बिफोर आफ्टर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन, मैंने सिलेक्शन लिखा नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कम यूज होता है सिलेक्शन। देखो बाय डिफॉल्ट पहले दिखाता हूँ आपको। सिलेक्शन में देखो ब्लू कलर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ब्लू ना आए, ब्लैक आ जाए। तो देखो सिलेक्शन का कलर बदल जाएगा, देखो ब्लैक हो गया। तो ऐसे आप सिलेक्शन पे कलर चेंज कर सकते हो। फर्स्ट लेटर मैंने आपको बता दिया, पहला लेटर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सूडो एलिमेंट हो गए हमारे। 10th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ओपेसिटी एंड द RGBA प्रॉपर्टी। ठीक है, ओपेसिटी का यूज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, मतलब किसी बॉक्स को, किसी इमेज को आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, उसके लिए ओपेसिटी यूज करते हैं। RGBA क्या है? RGBA ओपेसिटी में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। ओपेसिटी जब हम यूज करते हैं, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। जैसे ये बना रखा है हमने कि इमेज के ऊपर एक ब्लैक कलर का ओवरले यूज करा मैंने। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी यूज करता हूँ और उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखता हूँ, तो ये ओपेसिटी क्या होता है, जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो उस पे, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उन पे, सब पे अप्लाई हो जाता है। तो ये ओपेसिटी में दिक्कत है। मैं चाहता हूँ नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट पे अप्लाई हो जिसको मैं ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ। तो उस केस में हम यूज करते हैं RGBA। इसका इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ओपेसिटी आपको वहां यूज करना चाहिए जहां पे कोई कंटेंट आप नहीं रखना चाहते, और RGBA वहां यूज करना है जहां पे आप कंटेंट रखना चाहते हो और ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए बैकग्राउंड में। तो ये है ओपेसिटी और RGBA में डिफरेंस। उसके बाद है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, उसके बाद है पोजीशन इन CSS। पोजीशन, 4 पोजीशंस होती हैं CSS में जनरली, कोई कोई 5 भी बताता है, स्टिकी भी ऐड कर देता है, लेकिन आप 4 समझो। सबसे पहला है स्टैटिक, जो कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद है फिक्स्ड। फिक्स्ड से क्या है, आप किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर सकते हो। एग्जांपल
इसमें दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखो देख रहे हो चैट के आइकन अपनी जगह फिक्स है, मूव नहीं हो रहे। तो ये हो गया फिक्स्ड एलिमेंट। एब्सोल्यूट जो होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है, आप देखते होंगे काफी डिजाइन, इसमें तो नहीं है एग्जाम्पल। आइए देखो एग्जाम्पल, ये आइकन देख रहे हो सर्कल वाला आइकन, ये देखो थोड़ा सा बॉक्स के ऊपर है और थोड़ा सा बाहर है। इस तरीके का डिजाइन आपको दिखे ना कि थोड़ा सा इमेज के ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा इमेज से बाहर है, या कोई सर्कल है जो बॉक्स से आधा अंदर है आधा बाहर है। इस तरीके के डिजाइन बनते हैं एब्सोल्यूट से। या फिर ड्रॉप डाउन, मेगा मेन्यू, ये सब जो डिजाइन बनते हैं ये बनते हैं एब्सोल्यूट से। एब्सोल्यूट जो है एलिमेंट को फ्री कर देता है, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो जहां भी आपको मूव करना है। रिलेटिव ये एब्सोल्यूट के साथ यूज होता है जनरली। रिलेटिव बताता है कि भाई आपको इसी एरिया में मूव करना है, इतनी ही दूरी में मूव करना है। अगर हम रिलेटिव यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये बॉडी टैग को रिलेटिव मान लेता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मेरे पे हो एग्जाम्पल। है नहीं मेरे पास इसमें एग्जाम्पल, है होगा भी तो मैंने नाम सही से नहीं रखा हुआ इसलिए नहीं मिल रहा। तो कोई नहीं, आप समझ गए होंगे एब्सोल्यूट का मतलब क्या है और रिलेटिव का मतलब क्या है। फिर भी एक बार देख लेता हूँ, अगर मिलता है तो बताता हूँ आपको मैं। देखो मेन्यू वाले से आपको समझा देता हूँ, यहाँ मैंने एब्सोल्यूट यूज कर रखा है। ये देखो ये जो ड्रॉप डाउन है मेरा, अब ये क्या है, ये ड्रॉप डाउन मेरा आधा इसके ऊपर आ रहा है ग्रे वाले बॉक्स पर, आधा इससे बाहर आ रहा है। तो इस पे मैंने क्या करा है, पोजीशन एब्सोल्यूट यूज किया है। तो जब भी ऐसा डिजाइन जो आधा अंदर आधा बाहर है, इस तरीके के डिजाइन के लिए एब्सोल्यूट यूज करना है। और कोई एलिमेंट आपको फिक्स करना है तो उसके लिए आपको पोजीशन फिक्स यूज करना है। तो ये हो गई हमारी पोजीशंस। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन सीएसएस, ये तो अभी एग्जांपल हमने देखा है, यहाँ दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में सबसे पहला होता है कि आप बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हो। जैसे देखो है ना इसमें कि बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, तो ये कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हैं कि कलर कैसे लगाएंगे, इमेज कैसे लगाएंगे। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स में क्या होता है, देखो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरी इमेज बैकग्राउंड में फिक्स्ड है, वो मूव नहीं हो रही। तो ये हो गया बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। बैकग्राउंड पोजीशन का यूज किया जाता है बैकग्राउंड इमेज को मूव करने के लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बैकग्राउंड साइज का यूज किया जाता है बैकग्राउंड इमेज के साइज को मैनेज करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए। बैकग्राउंड रिपीट बाय डिफॉल्ट रिपीट होता है, अगर आपको रिपीट नहीं करना है तो आप नो रिपीट यूज कर सकते हो। उसका 13 नंबर है सीएसएस वेरिएबल। सीएसएस वेरिएबल सीएसएस 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका यूज हम करते हैं इस तरीके से ताकि मेरी वेबसाइट जो है एडिटेबल हो इन फ्यूचर। एग्जांपल, मैं चाहता हूँ एक वेबसाइट है मेरी बनी हुई, मैं उसकी ऑलरेडी एक कॉपी बनाना चाहता हूँ। तो जब भी हम कॉपी बनाते हैं तो क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं और कंटेंट चेंज कर देते हैं। अब मेरे को कलर थीम चेंज करनी है अपनी वेबसाइट की, तो अब क्या करोगे, जहां जहां वो कलर यूज होगा, बटन, बैकग्राउंड, सब जगह जाके चेंज करोगे। तो सीएसएस वेरिएबल का कहना है ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके वेबसाइट में हर पेज इस पे सारी जगह ग्लोबली यूज हो रही हो, उसको पहले ही मेंशन कर दो, ताकि अगर आपको बाद में चेंज करना पड़े तो वहीं पे जाके आप चेंज कर दो, पूरी वेबसाइट में एक बार में चेंज हो जाए।
तो CSS वेरिएबल इस तरीके से यूज किया जाता है। रूट, ये रूट प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। इस रूट के अंदर दो वेरिएबल डिफाइन है, रेड कलर, ग्रे कलर। आप कोई भी प्रॉपर्टी बना सकते हो जो आपको लगे कि आपके वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस पे यूज होगी। ये ऑलरेडी मैंने कर रखा है, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ मैंने यूज कर रखा है, देखो मैंने बनाया रूट, रेड कलर, ग्रे कलर। इसके यूज कैसे करते, देखो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर कोड नहीं लिखा, मैंने लिखा वेरिएबल और वेरिएबल का नाम। ऐसे देखो यहाँ पे यूज करा मैंने ग्रे कलर। तो कलर मैंने बनाया, उसको कलर को मैं कभी बैकग्राउंड के तरीके से यूज कर रहा हूँ, कभी कलर के तरीके से यूज कर रहा हूँ। अगर मेरे को बाद में चेंज करना पड़े तो मैं यहाँ चेंज कर दूंगा, एक ही बार में सब जगह चेंज हो जाएगा। तो ये है CSS वेरिएबल। ये काफी प्रोफेशनल तरीका है, बहुत प्रोफेशनल जो होते हैं, बिगनर को खासकर पता ही नहीं होता ये टॉपिक, लेकिन यूज किया जाता है। ये काफी बढ़िया टॉपिक है। उसके बाद है इमेज स्प्राइट्स। ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है और ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड के लिए जरूरी भी है। अगर किसी एप्लीकेशन वगैरह पे काम करते हो तो वहां तो मैंडेटरी है कि भाई पूछा ही जाएगा। इमेज स्प्राइट्स है क्या, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये एक वेबसाइट है draw.io। ये BCMC के स्टूडेंट ज्यादा समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फ्लो चार्ट, DFD, ये सब बनाते हैं हम। देखो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आइकन्स हैं, छोटे छोटे आइकन्स क्या है, फॉन्ट उस समय अवेलेबल नहीं होते, लेकिन अब ऐसी एप्लीकेशन बनानी है और ऐसी इमेजेस लगानी पड़ेगी, आइकन्स लगाने पड़ेंगे। अब अगर हम छोटी छोटी इमेजेस ज्यादा यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट ज्यादा क्रिएट हो सकती है। फिर शॉर्ट वे में समझो कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड कहीं ना कहीं डाउन होगी अगर आप छोटी छोटी इमेजेस ज्यादा यूज करते हो। तो इमेज स्प्राइट एक कॉन्सेप्ट है जिसका कहना ये है कि आप छोटी छोटी इमेजेस को इंडिविजुअली यूज मत करो, उसको एक बड़ी सी सीट पे अरेंज कर लो। ये हम ग्राफिक डिजाइनर से करवाते हैं या फिर ऑनलाइन भी जनरेट हो जाती है। तो ग्राफिक डिजाइनर को हम बोलते हैं कि भाई ये छोटे छोटे आइकन्स को एक बड़ी सी सीट पे अरेंज कर दो। इसका रूल ये है कि वो आइकन सेम साइज के होने चाहिए और इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, क्योंकि अगर हम सेम साइज और इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं तो उसको आसानी से यूज कर पाएंगे। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो इसने क्या है, एक ही इमेज यूज कर रखे, देखो अगर मैं इसको अनचेक करता हूं तो सारे आइकन्स गायब हो जाते हैं। तो इसको दिखाता हूं प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। मैंने कर रखा है यूज, यहाँ पे देखो ये सोशल आइकन्स मैंने यूज कर रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसी इमेज निकालनी है जिसमें मल्टीपल आइकन्स हो, जैसे देखो यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स है। अब इसको यूज देखो कैसे कर रखा है मैंने, इस वाले पे देखते हैं। ये 4 डिव बनाई मैंने, FB, ट्विटर, इंस्टा। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले FB पर बैकग्राउंड इमेज लगाई मैंने social.jpg विथ हाइट के साथ, जो भी आइकन के विथ और हाइट हो आपके। सेकंड इमेज भी देखो सेम लगाई मैंने। यहां मैंने क्या करा, पोजीशन चेंज कर दी। तो इमेज स्प्राइट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप छोटे छोटे आइकन्स को बड़ी सीट पे अरेंज करो, उसको एज ए बैकग्राउंड इमेज यूज करो, पोजीशन बदल बदल कर। तो इससे क्या होगा, सर्वर पे एक ही रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, वो आपकी इमेज जल्दी लोड कर देगा, उसको मल्टीपल रिक्वेस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये देखो थर्ड नंबर, इसमें मैंने 500 पिक्सल मूव कर दिया, इमेज सेम है, बस उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। 15 नंबर है एनिमेशन इन CSS। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एनिमेशन का मतलब है कोई इफेक्ट जो कंटिन्यूसली चल रहा हो, जैसे बटन कंटिन्यूसली एनिमेट हो रहा है, इफेक्ट चल रहा है, रन हो रहा है। तो एनिमेशन हम कैसे बनाते हैं, एनिमेशन बनाना बड़ा सिंपल है, मैंने बना रखा है, आपको दिखाता हूं।
एनिमेशन बनाने के लिए वो सिंपल बना रखा है। एनिमेशन बनाने के लिए हमें लिखना होता है @की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम, यहां मैंने लिखा फ्रॉम टू, फ्रॉम में मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, टू में मैंने लिख दिया ब्लैक होना चाहिए। और उसको यूज करना कैसे, जहां पे आप इस एनिमेशन को यूज करना चाहते हो वहां पे आप लिख दो एनिमेशन नेम, जो भी आपके एनिमेशन का नाम है, जो भी उसकी ड्यूरेशन है। आइटरेशन काउंट, इसमें ये बताना होता है कि आपका एनिमेशन कितनी बार चलेगा, मैंने लिख दिया इनफाइनाइट, मतलब ये चलता रहेगा। तो ये तो सिंपल एनिमेशन होगा। अगर आपको मल्टी स्टेप एनिमेशन क्रिएट करना है तो हम 0 से 100% के बीच में फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया आपका एनिमेशंस। 16 नंबर क्वेश्चन है 2D ट्रांसफॉर्म एंड 3D ट्रांसफॉर्म। 2D ट्रांसफॉर्म एंड 3D ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, 2D ट्रांसफॉर्म और 3D ट्रांसफॉर्म कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रोटेट करना है एलिमेंट को, या फिर जूम इन जूम आउट करना किसी एलिमेंट को। इसमें होगा नहीं, मैंने एग्जांपल्स बनाए नहीं, कोई नहीं, ऐसे आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ, आप यूज कर लेना। नहीं है इसमें एग्जांपल। ट्रांसलेट, सबसे पहले होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करना। सेकंड है रोटेट, रोटेट का यूज करके आप एलिमेंट को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फ्लिप करवा सकते हो, फ्लिप इफेक्ट बना सकते हो। स्केल, स्केल के अंदर विड्थ और हाइट देते हैं कि उसको कितना जूम करना है। स्क्यू हल्का सा डायगनली जो है मूव कर देगा, ये कम यूज होता है। उसका था 17 क्वेश्चन डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, नन, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, हालांकि और भी होंगी, मेन ये मैंने 3 बताई हैं। नन का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के लिए। ब्लॉक, ब्लॉक का यूज करते हैं किसी एलिमेंट को शो करने के लिए। इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक जो है सेम प्रॉपर्टी फ्लोट के जैसे वर्क करती है, लेकिन फ्लोट के साथ साथ ये क्लियर फिक्स भी अपने साथ लेके आती है, मतलब आपको क्लियर फिक्स करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जब हम फ्लोट यूज करते हैं कभी कभार तो हमें उसको क्लियर करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा नीचे का डिजाइन बिगड़ जाता है। लेकिन इनलाइन ब्लॉक में ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये हो गया इनलाइन ब्लॉक। कैल्सी इन CSS, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। कैल्सी से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। एग्जाम्पल किसी ने बोला कि 100% विड्थ है, उसमें से 100 पिक्सल माइनस कर दो, तो उसी क्या करेगा, अपने आप कैलकुलेट कर देगा, माइनस प्लस जो करना है वो कर देगा। तो ये कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर एंड डिसेंडेंट सेलेक्टर, ये भी सही है भाई। देखो ये मेन्यू वगैरह के केस में ज्यादा यूज होता है, करा भी होगा शायद, मैंने मेन्यू बनाया था ना, हाँ यहाँ दिखाता हूँ। देखो ये UL बनाया, इसके अंदर नंबर ऑफ LI है, ठीक है, और फिर इस एक LI के अंदर दोबारा LI है। अब मैं चाहता हूं कि UL के अंदर जो मेन LI है उस पे फ्लोट लेफ्ट अप्लाई हो जाए, अंदर वाले पे अप्लाई ना हो। तो डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट सिलेक्टर जो है डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करता है, वो सब चाइल्ड को सिलेक्ट नहीं करता। इसको डिनोट करते हैं डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर को ग्रेटर देन सिंबल से, ग्रेटर देन सिंबल से डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर को डिनोट किया जाता है। और डिसेंडेंट सिलेक्टर जो है वो आपके सारे चाइल्ड को सिलेक्ट कर लेगा, चाहे वो मेन चाइल्ड हो, चाहे सब चाइल्ड हो, चाहे उसका सब चाइल्ड हो। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करेगा, सारे चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। डायरेक्ट एलिमेंट क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। तो ये डिफरेंस है। मीडिया क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया क्वेरी तो पूछा ही जाना है क्योंकि इससे काफी काम होता है। अच्छा, मीडिया क्वेरी क्या है, मीडिया क्वेरी का यूज हम करते हैं अपने डिजाइन को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस पे।
जैसे कि मोबाइल, आईपैड, मैं चाहता हूं कि मेरा डिजाइन बहुत अच्छा दिखे, मैनेज दिखे एकदम। तो मीडिया क्वेरी का यूज किया जाता है डिजाइनिंग के लिए। मीडिया क्वेरी के यूज से आप क्या कर सकते हो, डिवाइस के अकॉर्डिंग स्टाइलिंग कर सकते हो। मतलब मैं चाहता हूं कि मोबाइल पे फॉन्ट साइज 12 दिखे तो 12 दिखे, आईपैड पे चाहता हूँ 14 दिखे तो आईपैड पे 14 दिखेगा, डेस्कटॉप पे चाहता हूँ 16 तो 16 दिखे। मतलब आप डिवाइस के अकॉर्डिंग स्टाइलिंग कर सकते हो मीडिया क्वेरी का यूज करके। मीडिया क्वेरी का यूज करने के लिए आपको डिवाइस के जो साइज है वो याद होनी चाहिए। जैसे मोबाइल के साइज है 320 पिक्सल, 320 पिक्सल साइज उसके लिए यूज करते हैं जिस डिवाइस जो कि 5 इंच से छोटा मोबाइल हो, जैसे कि आईफोन 5, आईफोन एसई। 360 पिक्सल ऐसा डिवाइस जो 5 से 6 इंच के बीच में हो, जैसे कि गैलेक्सी S5 और भी होते होंगे। थर्ड नंबर है 414 पिक्सल, ऐसा मोबाइल जो 6 इंच से ऊपर का, जो अब जनरली आ रहे हैं, आईफोन 11, आईफोन 13 etc। तो ये साइज आपको याद होने चाहिए। भाई कोई कहता है कि मेरे आईफोन 11 में देखो सर डिजाइन बिगड़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कोड कौन से उस पर लिखना है। उसके बाद इसी का हॉरिजॉन्टल साइज है 320 पिक्सल का। हॉरिजॉन्टल साइज मतलब गेमिंग व्यू, जैसे हम गेम खेलते हैं ना मोबाइल में, तो वो व्यू 320 पिक्सल का है 568 पिक्सल, 360 का है 640 और 414 पिक्सल का है 767 पिक्सल। मैं आपको एक एग्जांपल अभी करके दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। आईपैड का साइज है 768 पिक्सल से लेके 1024 तक। अब बात करते हैं लिखते कैसे हैं इसे, तो बहुत सिंपल है। आपको लिखना है @media, उसके बाद मैक्सिमम साइज, मतलब किस डिवाइस के लिए आप लिखना चाहते हो। मीडिया क्वेरी में ध्यान ये रखना है कि आपको मीडिया क्वेरी की CSS हमेशा बॉटम में प्लेस करनी है। मतलब जब पूरी CSS खत्म होगी तो सबसे लास्ट में ये कोड लिखना है आपको, और ये बॉटम टू टॉप लिखना है। मतलब सबसे छोटा साइज नीचे, पर उससे थोड़ा साइज ऊपर, फिर ऊपर, मतलब बॉटम टू टॉप जाना है। ऐसा इसलिए करना है, एक बड़ा ही जनरल क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की, सर देखो मैंने मोबाइल पे डिजाइन ठीक करा, आईपैड पे बिगड़ गया, आईपैड पे ठीक कर रहा हूँ सर डेस्कटॉप पे बिगड़ रहा है। तो उसका प्रॉब्लम यही है कि आप जो है अपनी मीडिया क्वेरी की सीक्वेंसिंग ठीक कर लो, उसको बीच में मत लिखो। बीच में लिखने से क्या होता है, वो आपके डेस्कटॉप आईपैड की प्रॉपर्टीज को ओवरराइट कर देता है। तो ओवरराइट ना हो तो इसको आप हमेशा बॉटम में लिखो। एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। जैसे इसी पे दिखा देता हूँ, ये बैकग्राउंड इमेज जो है, मैं चाहता हूँ ये कनाडा PNP प्रोग्राम जो है आईफोन SE यानी कि या फिर आईफोन 5 देख लेते हैं, यार पिक्सल 5, आईफोन 5 है ही नहीं, कोई इस पे देख लेते हैं आईफोन XR। मैं चाहता हूँ ये 414 पिक्सल पे इसका फ़ॉन्ट साइज मुझे कम करना है। तो ठीक है, कैसे करना है, आप चले जाओ बैकग्राउंड में, यहाँ पे CSS तो लिखी नहीं, मैं यहीं लिख देता हूँ इनलाइन, आप एक्सटर्नली यूज कर लेना। मैंने लिखा @media मैक्स विथ 414 पिक्सल। अब इस कनाडा PNP का जो है क्या है, ओवरले के अंदर H1, तो ठीक है। ओवरले के अंदर जो H1 है उसका फ़ॉन्ट साइज 12 पिक्सल हो जाए। हुआ नहीं, इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। अब भी नहीं हुआ, सही। ये इंटरनल है ना, ऐसे होगा नहीं, आपको मैं एक्सटर्नली दिखाता हूँ, यहाँ यूज नहीं होगा ये। अभी हमने CSS सेलेक्टर पढ़ा था, उसमें दिखाता हूँ, ये है ना, इसमें दिखाता हूँ। मैं गया main.css पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो LI है ना उनका फ़ॉन्ट साइज कम हो जाए। मैंने लिख दिया LI
अब इसको देख लेते हैं, सेलेक्टर, फोर 414, @media max width 414 पिक्सल। होता तो ऐसी है यूज, कई मिस्टेक हो रही होगी, इसको इग्नोर करते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है @media max width, यहाँ देख लेते हैं, ऐसे लिखते तो ऐसे ही है, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ दिखा देता हूँ लाइव आप। देखो यहाँ पे यूज हो रहा है ना @media max width 786। तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो लिखा ऐसे ही जाता है, आपको लिखना ऐसे ही है @media max width, जो भी मैक्सिमम विथ है वो आपको डिफाइन करना है। इससे कॉपी करके देखते हैं जरा, कहीं मैंने सिंटेक्स मिस्टेक कर दी हो। लिखा तो वैसे ही है 414 पिक्सल। कलर करके देख लेते हैं चेंज, कलर रेड, देखते हैं एक बार और देखते हैं। ऐसे वर्क नहीं कर रहा, मे भी सिंटेक्स मिस्टेक होगी, तो इसको इग्नोर करते हैं। लिखा ऐसे ही जाएगा हमेशा, मीडिया क्वेरी जो है लिखी ऐसे ही जाएगी। तो ये मीडिया क्वेरी है, इसका यूज करके जो है आप ये मैनेज कर सकते हो कि कौन से डिवाइस पे कैसे लिखना है। उसके बाद व्हाट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी जो है ये क्या है, ये इस तरीके से कि भाई आपने क्या करा, पैराग्राफ बनाया एक फाइल में, ठीक है, पैराग्राफ क्रिएट किया, आपने इनलाइन उसका कलर कर दिया रेड, फिर इंटरनल में जाकर उसका कलर कर दिया ब्लू, और एक्सटर्नल में उसका कलर कर दिया ब्लैक। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया इन तीनों में से वर्क कौन सा करेगा। तो स्पेसिफिसिटी में हमेशा जो इनलाइन सीएसएस है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो वही सीएसएस वर्क करेगी। अगर इनलाइन नहीं लिखा है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिखा है, तो इंटरनल वाली सीएसएस वर्क करेगी। तो ये प्रायोरिटीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे होगा। तो ये होता है स्पेसिफिसिटी। उसके बाद है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी पहले से लिखी हुई है उसको ओवरराइट करना, वहां पे यूज करते हैं इम्पोर्टेंट। ये बूटस्ट्रैप में काफी ज्यादा यूज होता है, बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी को ओवरराइट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स का यूज होता है ओवरलैप करने के लिए एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक, जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक, ऐसे ही कभी कभार क्या होता है हमारे डिजाइन में, जनरली मेन्यू में, एग्जांपल मेन्यू हमने बनाया, उसको मैंने लिख दिया पोजीशन फिक्स्ड हो गया। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो किसी न किसी डिजाइन के पीछे छुप जाता है, पीछे चला जाता है। तो उसको ऊपर लाने के लिए हम यूज करते हैं जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स में आप जितनी हाइयर वैल्यू दोगे पॉजिटिव उतना ऊपर आएगा, जितना नेगेटिव वैल्यू दोगे उतना नीचे जाएगा। ये स्टैक के तरीके से काम कर सकता है कि स्टैक है, उसमें पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो ऊपर की तरफ आएगा, नेगेटिव वैल्यू दोगे तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये होता है जेड इंडेक्स। तो ये मेन कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो तो आपको काफी हेल्प होगी सीएसएस इंटरव्यू फेस करने में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई हो, आपके अगर ये काम आई हो, आपको लगा हो कि आपने इससे कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।